सो हे एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल क्रेजी एक्सप्लेनर में। तो आज हम फिर से आ चुके हैं एक और नई सीरीज को लेकर, जो कि काफी ज्यादा एक्शन, रोमांस, कॉमेडी और बेडेस एंड थ्रिलिंग का एक परफेक्ट पैकेज होने वाला है। और मुझे पता है आपको इस सीरीज में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो वीडियो को कर दीजिए पहले ही लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो शुरू करते हैं आज का ये वाला एपिसोड। अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ईस्टर्न डोमेन का सीन दिखाया जाता है। में हमें एक नदी के अंदर दो हंसों के जोड़े को दिखाया जाता है। तभी उस नदी के किनारे पर एक बुढ़ा जोरों से चिल्लाते हुए कहता है, ये क्या, मैंने टाइम ट्रेवल कर लिया, मगर लेकिन कैसे? ना कह करके जब वो अपने चेहरे को नदी के पानी में देखता है तो उसकी तो हवाइयां उड़ जाती हैं और फिर से वो एक जोरदार चीख लगाते हुए कहता है कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है। तो गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं कि यही बुढ़ा हमारा मेन कैरेक्टर है। हाँ, आई नो काफी ज्यादा बेकार दिख रहा है, मगर आगे देखना ये बुढ़ा कितना ज्यादा ऑसम और बैडएस हीरो बनेगा। तो अब कहानी में हमारा एमसी यानी कि वो बुढ़ा बताता है कि सिर्फ 1 मिनट पहले मैं अपनी मैथ की क्लास में सो रहा था और उसकी अगली बात जो मुझे याद है तो वो मैं यहाँ पर आ गया। और फिर वो बुढ़ा फिर से चिल्लाते हुए कहता है, यार मैं 6 फुट का एक अच्छा खासा बंदा था और मैंने तो अभी तक किसी भी लड़की को डेट भी नहीं किया था और मैं तो बस कॉलेज में अपनी जिंदगी शुरू करने ही वाला था। लेकिन अचानक से मैं यहाँ पर आ गया इस बुढ़े के शरीर में। नहीं, मैं इस चीज को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। रुको, मैंने काफी ज्यादा मांगा और कॉमिक्स वगैरह में पढ़ा है, ट्रेवलर्स जिस बॉडी में आते हैं उसके अंदर काफी ज्यादा छुपी हुई शक्तियां होती हैं, तो फिर इस ओल्ड मैन में भी जरूर कुछ ना कुछ शक्ति होगी। कहकर के एमसी उस ओल्ड मैन की मेमोरीज को चेक करने लगता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि इस वर्ल्ड को कुंगलुंग रिल्म कहा जाता है और इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ कल्टीवेशन ही सब कुछ है। और इन कल्टीवेशन रिल्म्स को स्टेजेस में बांटा गया है कि पहला की रिफाइनिंग फाउंडेशन स्टेब्लिशमेंट होता है, फिर कोर फॉर्मेशन, फिर नेसेंट सोल और सोल ट्रांसफॉर्मेशन, इंटीग्रेशन, ग्रेट एंसेस्टर ट्रिबुलेशन और ट्रू इमोर्टल। और ये बंदा ये जुनलिन एक बेहद ही बड़ा जीनियस था, काफी ज्यादा यंग एज में ही कोर फॉर्मेशन स्टेज पर पहुंच गया था और ये ईस्टर्न डोमेन के टॉप 6 सेक्टों में से एक यूनिटियन सेक्ट का पीक मास्टर भी बन गया था। लेकिन इवल कल्टीवेटर्स को खत्म करने के एक मिशन में सभी लोगों को बचाते हुए इसकी कोर डेंटियंस डिस्ट्रॉय हो गई। इसकी वजह से इसकी सारी की सारी कल्टीवेशन पावर खत्म हो गई और ये टोटली ट्रेस बन गया। उसके बाद इन्होंने निराशा में कई दशक इसी पहाड़ पर बिताए, बाकी की हर चीज से बचते हुए अपने बाकी के 110 साल तक। अब इस सब की जानकारियां मिलने के बाद एमसी और भी ज्यादा परेशान होते हुए कहता है कि ये क्या, मैं तो अब सिर्फ एक एवरेज सा इंसान हूँ और इस बॉडी के हिसाब से अगर मैं हिसाब किताब लगाऊं तो भाई मैं अब तो ऑलरेडी मरने की कगार पे ही हूँ। लेकिन रुको, मेरी सारी की सारी मांगा और वेबट्यून की नॉलेज के हिसाब से जितने भी ट्रेवलर्स नई दुनिया में ट्रेवल करके आते हैं उन्हें एक चीट सिस्टम मिलता है। इसी के साथ में उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो कहता है कि लगता है कि यही मेरी आखिरी होप है। इतना कहते हैं वो बुढ़ा नीचे जमीन में अपनी लाठी मारता है और ऊपर आसमान की ओर उंगली करते हुए कहता है कि ओए सिस्टम, जल्दी से बाहर निकल, तेरा डैडी आ चुका है, अब तू जल्दी से अपने आप को अपने डैडी के सामने ला। कुछ देर बाद उसको इस बात का कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिलता, जो देख करके तो वो और भी ज्यादा शॉक हो जाता है। और फिर वो कहता है कि हे सिस्टम, यार तू बाहर क्यों नहीं निकल रहा, जल्दी से बाहर और मुझे जल्दी से कोई मिशन दे प्लीज। बिग ब्रदर सिस्टम, मुझे माफ कर दो, तो बस एक छोटा सा मजाक कर रहा था, अब मुझे माफ कर दो और जल्दी से बाहर आ जाओ। मगर फिर भी उसे कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता। मगर तभी अचानक से उसे एक और चीज याद आती है और फिर वो कहता है कि 1 मिनट रुको जरा, मेरे ख्याल से ये कोई सिस्टम मिलने वाली स्टोरी नहीं है। और क्या हो इस ओल्ड मैन के पास में कोई रिंग हो जिसके अंदर मुझे एक बेहद ही ज्यादा पावरफुल टीचर मिल जाए। तो कहते ही वो अपनी जेबों में उस रिंग को ढूंढने लगता है और तभी उसे उन जेबों में एक रिंग मिल भी जाती है। इसे देख करके तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता और वो खुश होते हुए कहता है कि यार मेरी जान, अब तो मिल गई मुझे मेरी रिंग। और तभी फिर वो उस रिंग पे आवाज लगाने लगता है। मगर कुछ देर बाद फिर वो और भी ज्यादा परेशान होते हुए कहता है, तू कमीने सिस्टम, आखिर तू कहाँ है, मुझे पता है कि तू इसी के अंदर है। और फिर भी उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। और वो और भी ज्यादा परेशान होते हुए उस रिंग को फेंक देता है। फिर से आसमान की ओर देखते हुए चिल्ला करके कहता है, तू कमीने सिस्टम, क्या तू मेरे साथ खेलने की कोशिश कर रहा है? मगर तभी एमसी कितना कहते ही आसमान चेंज होने लगता है और उसके सामने सचमुच में एक सिस्टम अपेयर हो जाता है, जो कि उसे बताता है, डिटेक्ट किया जाता है कि कई सारी गालियों के साथ में सिस्टम को फोर्सफुली एक्टिवेट कर दिया गया है। होस्ट प्लीज धैर्य बनाए और सभ्य रहे। फाइनली सिस्टम को देखने के बाद तो हमारे एमसी की आंख नाक सभी से खुशी के पानी निकलने लगता है और वो खुशी के मारे कहता है कि फाइनली तुम आ ही गए। मैं तो सोच रहा था कि मैं पावरलेस इसी बूढ़े की बॉडी में इसी तरह मारा जाऊंगा। और तभी सिस्टम एमसी को बताता है कि हमें माफ करना, मगर अब सिस्टम पूरी तरीके से अपग्रेड होने के लिए डीप स्लीप में जाने वाला है, लेकिन जाने से पहले तुम्हें एक
तोहफे के तौर पर एक न्यू वीक गिफ्ट पैक मिलता है। तो होस्ट बताएं क्या आप इसे ओपन करना चाहेंगे? एमसी हड़बड़ाते हुए कहता है कि अभी कहाँ जा रहा है तू? हाँ, पहले इसको ओपन करके जाओ। सिस्टम से फिर से आवाज आती है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने एक न्यू वी स्पेशल सिस्टम को एक्टिवेट किया है। एक स्पेशल एबिलिटी जिसमें कि आपका ओपोनेंट जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा आपको इंस्टेंटली उससे हायर लेवल पर पहुंचा दिया जाएगा। तो ये सुनकर तो एमसी बेहद ही ज्यादा हैरान हो जाता है। कहता है कि क्या सचमुच में? तो मैं एक इमोर्टल के खिलाफ खड़े होकर के खुद भी एक इमोर्टल बन जाऊंगा। सिस्टम उससे कहता है कि भाई विश्वास कर, ये कोई स्कैम नहीं है और चाहो तो तुम अभी के अभी इस चीज को ट्राई कर सकते हो। ये सुनकर तो एमसी बेहद ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि अगर ये सचमुच में है फिर तो मैं यहाँ पर एकदम अनस्टॉपेबल बन जाऊंगा। फाइटर को पिक करके मैं उससे ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। भाई मजा आ गया, अब तो मुझे इस तरीके के कचड़े बनने की कोई जरूरत नहीं है। सिस्टम कहता है कि होस्ट, बाय द वे फ्रेंडली रिमाइंडर के तौर पर मैं आपको बता दें कि आपके पास जीने के लिए सिर्फ एक ही घंटा बचा है। तो ये सुनकर तो एमसी कहता है कि क्या तू मजाक कर रहा है? मुझे जल्दी से इस माउंटेन से उतरना पड़ेगा और किसी स्ट्रॉन्ग बंदे को ढूंढ करके से मेरे ऊपर पंच मारने के लिए मजबूर करना होगा। तो कहते हुए जुनलुन अपनी बूढ़ी लड़खड़ाती हुई बॉडी के साथ में धीरे धीरे उन माउंटेन सीढ़ी से उतरने लगता है और कहता है, डैम इट, आखिर ये ओल्ड मैन इतनी ऊंचाई पर क्या कर रहा था? बॉडी के साथ में तो मुझे एक कदम चलने में भी काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। और तभी सिस्टम उसे 35 मिनट का रिमाइंडर देता है। तो जुलियन कहता है कि मुझे फिर भी जल्दी से जल्दी उतरना होगा, मैं इस तरीके से अब कचरे की तरह तो मरना बिल्कुल भी नहीं चाहता। तभी अचानक उसके सामने कुछ दूर काली घटाएं घट रही होती है, जैसे देख जुलियन कहता है कि लगता है कि वहाँ तो बीस्टों का एक झुंड आ रहा है, तो मुझे अपोनेंट के तौर पर जल्दी से वहीं जाना चाहिए। तभी हमें वहाँ उस जगह का सीन दिखाया जाता है। उन बीस्टों के झुंड को हराने के लिए वहाँ के कई सारे एल्डर्स और सेक्ट लीडर आए होते हैं और सेक्ट लीडर का नाम यू जुलियन होता है। सेक्ट लीडर उन बीस्टों के लीडर से कहता है आखिर किसकी मेरे जुलियन सेक्ट के ऊपर हमला करने की हिम्मत हुई? हमें उन बीस्टों के लीडर को भी दिखाया जाता है जो कि एक ह्यूमन ईगल बीस्ट होता है और वो सेक्ट लीडर से कहता है कि जुलियन सेक्ट के कमीने, और तुम इस बात के बारे में तो भूल ही जाओ कि तुम इस डीमन किंग के सामने सरवाइव भी कर पाओगे, क्योंकि तुम सभी के सभी लोग आज यहाँ पर मरने वाले हो। उस डीमन लीडर को देखने के बाद में तो सेक्ट लीडर जुलियन कहते हैं, ओ ये तो तुम हो, वही बास्टर्ड जो कि 1 साल पहले भी आया था। पिछली बार हमारे साथ फाइट लड़के तुम बुरी तरीके से जख्मी हुए थे और हमारे ली किंगडम के कई सारे लोगों को घायल करने के बाद में तुम अपनी जान बचा करके वहाँ से भाग गए थे। अगर अब तुम यहाँ पर फिर से अपना बदला लेने के लिए आए हो। और तभी वो डीमन अपने भयानक किलिंग इंटेंट को रिलीज करने लगता है और अपने ब्लडी ऑरे को चारों ओर फैलाते हुए कहता है कि अब बताओ क्या ये पावर तुम्हें हराने के लिए काफी है? तो उस डीमन के इतनी ज्यादा खतरनाक पावर्स को देख करके सेक्ट लीडर और बाकी के सभी लोग तो बेहद ही ज्यादा घबरा जाते हैं और घबराते हुए कहते हैं कि ये क्या, इसने नेशन सोल पर ब्रेक थ्रू कर लिया। सेक्ट लीडर, अब आखिर हम लोग क्या करें? हम लोग आखिर एक नेशन सोल कल्टीवेटर का सामना कैसे करेंगे? तो सेक्ट लीडर उन सभी लोगों को हिम्मत देते हुए कहते हैं भले ही आज हम इस डीमन को ना हरा पाए, लेकिन अपने मरते दम तक हम इसका सामना करेंगे, क्योंकि इस पॉइंट पर अब हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है। हमें अपने ज़ुआनियन सेक्ट के लिए अपनी मौत तक फाइट लड़नी होगी। के साथ में उन सभी लोगों के बीच में एक जोरदार घमासान फाइट छिड़ जाती है। बाकी के सभी अदर एल्डर्स डीमंस की आर्मी को संभाल रहे होते हैं, जबकि सेक्ट लीडर उस डीमन किंग का सामना कर रहे होते हैं। दूसरी ओर ये सब होता हुआ देख करके जुलियन तो कहता है कि हे, कोई यहाँ पर आकर मेरे ऊपर भी हमला करो, कम ऑन जल्दी से यहाँ और मेरी मदद करो। अभी सिस्टम उसे रिमाइंड करता है कि होस्ट अब बस 20 मिनट ही बची हैं। जुलियन और भी ज्यादा घबराते हुए कहता है कि हे कम ऑन, ये तो अभी भी मुझसे काफी ज्यादा दूर है। इसी के साथ फिर वो उस पहाड़ी पर जाने के लिए चढ़ने लगता है और चढ़ते चढ़ते उसकी हालत बुरी तरीके से खराब होने लगती है और कहता है कि आखिर ये सीढ़ियां खत्म क्यों नहीं हो रही हैं? दूसरी ओर माउंटेन पर अभी भी खतरनाक घमासान फाइट हो रही होती है। वो डीमन किंग उन लोगों से कहता है, हे तुम लोग तो सचमुच में बहुत ही ज्यादा कमजोर हो और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आज तो तुम सभी के सभी लोग यहीं पर मारे जाओगे। ठीक है, फिर अब एक नेशन सोल कल्टीवेटर की पावर का मजा चखो। इतना कहते ही वो उन सभी लोगों के ऊपर अपना एक खतरनाक अटैक कर देता है और वो सभी के सभी लोग उस अटैक का सामना बिल्कुल नहीं कर पाते। तो उससे हिट होकर के काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। सेक्ट लीडर जैसे जैसे उठने की हिम्मत करते हुए कहते हैं ये कोर फॉर्मेशन और एक नेशन सोल कल्टीवेटर के बीच का गैप सच में काफी ज्यादा है। जबकि वो डीमन किंग जोर जोरों से हंसते हुए कहता है, अब बताओ कि अब और कौन मरना चाहता है? वरना अगर तुम सभी लोग बुरी मौत नहीं मरना चाहते हो तो जल्दी से अपनी फेथ को एक्सेप्ट करो और हार मान लो। मगर तभी उस डीमन किंग की साइड पर हमें दिखाया जाता है जुलियन आखिरकार उसके सामने दूसरी पहाड़ी पर चढ़ गया होता है और चिल्लाते हुए उस डीमन किंग से कहता है कि हे पागल चिड़िया, यहाँ देख, अगर तेरे में हिम्मत है मेरा सामना करने की तो यहाँ आ और मुझसे लड़। तो ये सुनकर कहते वो डीमन किंग काफी ज्यादा चिढ़ जाता है। चिढ़ते हुए कहता है कमीने बुड्ढे, क्या तू सच में मेरे हाथों से मरना चाहता है? मगर जुलियन अब कहाँ रुकने वाला था। वो अपने
पास से एक हेडफोन निकालता है और उसमें चिल्लाते हुए कहता है, ओए बड़ी सी पागल चिड़िया, क्या हुआ, इसी तरीके से गाली बजाएगा या फिर मेरे ऊपर आकर के हमला भी करेगा? तेरे दादाजी यहाँ पर खड़े खड़े तुझे पुकार रहे हैं और तुझ में अभी भी उनके ऊपर हमला करने की हिम्मत नहीं है। साथ में जुलियन अपने मन में कहता है कि भगवान का शुक्र है, इस ओल्ड मैन की मेमोरीज की वजह से मुझे पता था इस ओल्ड मैन के पास में एक हेडफोन एम्पलीफायर भी है, वरना तो इस बूढ़ी बॉडी के साथ में मेरी इतनी आवाज भी नहीं निकल पा रही जो उसके कानों तक सुनती। इधर ये सब सुन करके तो वो डीमन किंग काफी ज्यादा भयंकर तरीके से गुस्सा हो जाता है। गुस्से में जुलियन से कहता है कि मैंने तुझ जैसा कमीना और लकी आदमी आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। कांग्रेचुलेशन, अब तूने मुझे गुस्सा दिला दिया है। तो जुलियन को वहाँ पे ये सब करते हुए देख करके तो सेक्ट लीडर भी कहते हैं, रुको ये तो जूनियर ब्रदर ये जुलियन है। तो फीमेल एल्डर कहती है कि ओ माय ये तो मिस्टी पीक लीडर है। दूसरा एल्डर कहता है कि मगर लेकिन ये तो काफी डिकेट्स पहले ही वहाँ से चले गए थे, तो फिर अभी आकर यहाँ पर आकर के क्या कर रहे हैं? सेक्ट लीडर कहते हैं कि शायद ये यहाँ पर हमारी मदद करने के लिए आए हैं, मगर मैन इनके पास तो अब कोई पावर ही नहीं है और अब तो ये सिर्फ और सिर्फ एक मोर्टल ही है। वो डीमन किंग भी जुनलिन से कहता है, ये जुनलिन आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक डीमन किंग से इस तरीके से बात करने की? क्या तू ये सब कह करके अपनी मौत को नहीं बुला रहा है? मगर मानना पड़ेगा, तो जैसे एक कचरे में हिम्मत तो बहुत है। जुनलिन को तो डीमन किंग की बात का घंटा फर्क नहीं पड़ता। स्पीकर पे और जोरों से चिल्लाते हुए कहता है, छोटे चूजे तेरे ग्रैंडपा आज तुझे रोस्ट करके डिनर में खाएंगे, अगर हिम्मत है तो अपने दादाजी का सामना करके दिखाओ। कि दूसरी ओर सिस्टम फिर से जुनलिन को बताता है, होस्ट अब आपके पास में सिर्फ 10 सेकंड ही बाकी रह गई हैं। जुनलिन ये सुनकर के तो पूरी तरीके से टूट जाता है। लगता है कि अब सच में मेरा टाइम आ गया है, मेरी इतनी कोशिशों के बाद भी मैं अब यहाँ पर मरने जा रहा हूँ। के साथ काउंटडाउन शुरू हो जाता है। 10 9 8 7 कहता है, गॉड डैम इट, मेरी मदद कर कमीने और मेरे ऊपर हमला कर। डीमन किंग अपने एक खतरनाक से अटैक के साथ में उनके ऊपर एक भयंकर अटैक कर देता है। कहता है क्योंकि अब तू मरने के लिए काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका है, ठीक है फिर मैं आज तेरी ये इच्छा पूरी कर देता हूँ। काउंटडाउन खत्म होने से पहले ही वो अटैक जुनलिन के ऊपर आ जाता है। तो देख करके जुनलिन भी खुश होते हुए कहता है कि फाइनली आ जाओ। इसी के साथ ही जुनलिन का सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाता है। सिस्टम से आवाज आती है कि डिटेक्ट किया जाता है। पोस्ट के ऊपर एक अर्ली स्टेज नेशन सोल एक्सपर्ट ने अटैक किया है। स्ट्रेंथ एडवर्सिटी पैसिव स्किल को स्टार्ट किया जा रहा है। पोस्ट की कल्टीवेशन नेशन सोल स्टेज के मिड लेवल पर आ गई है। बूम, वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है। हमारे हीरो की पावर्स बढ़ने के साथ में वो जवान भी होने लगता है। इसके बाद वो अपनी पावर्स को फील करते हुए कहता है कि ओह तो ये है नेशन सोल की पावर। सिस्टम उससे कहता है कि बेटे मैंने कहा था हल्के में ले रहे थे क्या? जुलियन भी डीमन एम्पर के उस अटैक के ऊपर अपना एक खतरनाक अटैक चलता है। उन दोनों के अटैक्स के टकराने की वजह से वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है। जुलियन की बढ़ी हुई पावर्स को फील करने के बाद में डीमन किंग भी घबराते हुए कहता है कि ये क्या? लगता है कि मैंने किसी सीरियस गॉड टायर वाइव को अनलॉक कर दिया है। उन पावर्स के प्रेशर को फील करते हुए सेक्ट लीडर और फीमेल एल्डर भी कहती हैं, अब आखिर यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है और आखिर ये इनसेन पावर्स कहाँ से आ रही हैं? उसी वक्त हमारे हीरो जुनलिन की खतरनाक फॉर्म को दिखाया जाता है। गाइस अब लग रहा है ना हमारा हीरो एक असली हीरो। के बाद जुनलिन अपनी आंखें खोलता है और अपने पास से एक फायर की लोटस को निकालता है और उन इनसेन पावर्स को फील करते हुए कहता है, डैम क्या ये है नेशन सोल की असली पावर? और सच में इसमें कोई शक नहीं है कि इस मोर्टल रियल्म में नेशन सोल की पावर्स एक टॉप टायर पावर्स है। जुनलिन की नेशन सोल पावर्स को फील करते हुए डीमन किंग भी घबराते हुए कहता है, क्या क्या तुम भी नेशन सोल स्टेज पर हो? नहीं नहीं, तुम तो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर दिख रहे हो। तभी जुनलिन को इस तरीके से देखने के बाद तो लीडर का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो कहते हैं, इम्पॉसिबल, जूनियर वॉर्डर ये एक नेशन सोल एक्सपर्ट है और तब से वो अपने आप को इस तरीके से वीक दिखा रहे थे, तो सिर्फ और सिर्फ तब से अपनी पावर्स को छुपाए हुए थे। वो तब से प्रिटेंड कर रहे थे कि वो पावरलेस हो चुके हैं ताकि वो बिना देख करके नेशन सोल पर ब्रेक थ्रू कर सके। जुनलिन तुम तो सच में एक डेविल निकले। तो अब तब फीमेल एल्डर भी कहती है, सीनियर ब्रदर ये एक्चुअली में एक नेसेंट सोल कल्टीवेटर है। हमारे इस वेस्टर्न लैंड में मुश्किल से ही कुछ नेसेंट सोल कल्टीवेटर होंगे। अब हमारे खुद के सेक्ट में ही एक नेसेंट सोल कल्टीवेटर है। जुनली की पावर्स को देख करके वो डीमन किंग की अपने हाथ पैर जोड़ते हुए उससे कहता है, हे मैन, अब तक जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ बस सिर्फ और सिर्फ एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी और अब क्यों ना इस चीज को हम लोग बैठ करके सॉल्व करते हैं। जुनली भी अपनी पावर्स को अनलेस करते हुए कहता है कि क्या कहा, एक मिसअंडरस्टैंडिंग? तुमने मेरे सेक्ट की फाउंडेशन को काफी ज्यादा कमजोर कर दिया है। तुमने
यहाँ पर मेरे कई सारे भाइयों को मार डाला, और अब तुम कह रहे हो कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने अपने फर्स्ट कल्टीवेशन लेवल को अनलॉक कर दिया है। और अब रैंडम रिवॉर्ड के तौर पर आपको ग्रेट डिसोल्यूशन इंपेयरिंग हेवन फिंगर का स्किल दिया जा रहा है। और इस स्किल के मिलते ही जुनली फिंगर पे उस स्किल को एक्टिवेट करता है और कहता है कि अगर मैं अपने इस मूव से तुम्हें, तुम्हारे क्लैन को और तुम्हारी सारी फैमिली को मिटा डालूं, तो फिर तब जाकर के तुम कहना कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो जुनली के उस खतरनाक स्किल को देखने के बाद तो डीमन की भी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। और फिर वो हिम्मत करके जुनली से कहता है ये तो श्योर है कि तुम्हारी कल्टीवेशन मुझसे थोड़ी ज्यादा बेटर है, मगर इसमें इतना भी ज्यादा बड़ा गैप नहीं है, और अब अगर तुम इस रास्ते पर चलना ही चाहते हो तो आ जाओ। तो जुनली कहता है कि मैं लोगों से तब तक नहीं उलझता जब तक वो पहले से मुझसे आकर के ना उलझे, लेकिन अगर कोई ऐसा करता है तो मैं भी अपने आप को होल्ड बैक नहीं करता। वैसे भी तुम्हारे जैसे कमीनों को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, नेशन सोल पर होने के बावजूद अपने से कमजोर लोगों को मार डालता है। तुम तो मौत से भी ज्यादा बदतर सजा डिजर्व करते हो। तो अब ये सुनने के बाद तो डीमन किंग के पास भी लड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रह जाता, इसलिए वो गुस्से में अपनी पावर्स को अनलिस्ट करते हुए कहता है ह्यूमन, तुमने मेरे पास में अब इसके अलावा कोई और चॉइस नहीं छोड़ी। मैं अपनी कोर को बर्न करके खुद तो मरूंगा ही, लेकिन अपने साथ मैं तुम सबको ले जाऊंगा। इधर तभी जुनली भी अपने उस अटैक को पूरी तरीके से चार्ज कर लेता है और उसके ऊपर उससे अटैक करते हुए एकदम बैडस लुक में कहता है कि जैसी तुम्हारी मर्जी। आसमान से जुनली का वो अटैक, जिसका के नाम फ्लो ऑफ द फोर हेवेंस, आसमान से एक बड़े से मिटियोराइट की तरह डीमन किंग की ओर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। जिस खतरनाक अटैक को अपनी ओर आता हुआ देख करके तो डीमन किंग की हलक से भी उसके प्राण निकल गए होते हैं। फिर वो कांपते हुए जुनली से कहता है रुको, ये जुनली मेरे भाई, मुझे माफ कर दो, तुम मेरी वाइफ को ले लो, मेरी क्लैन को ले लो, मगर मेरी जिंदगी को छोड़ दो। मैंने इस नेशन सोल लेवल तक आने में काफी ज्यादा मेहनत की है, इसलिए मैं इस तरीके से इतनी जल्दी मरना तो नहीं चाहता। और तभी उसी वक्त वो अटैक डीमन किंग से जाकर के टकराता है और नीचे जमीन पर एक जोरदार धमाका होता है, जिसका की इम्पैक्ट बेहद ही ज्यादा खतरनाक होता है। साथ ही वहाँ के आसपास की सारी जमीन भी बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हुई होती है और उस अटैक की आग ही आग और धुआं फैल गया होता है। तभी हमें उस डीमन किंग की हालत को दिखाया जाता है। उस अटैक को खाने के बाद तो उसकी बॉडी बुरी तरीके से जल करके खाक हो गई होती है। डीमन किंग सिर्फ उसी अटैक के साथ में मर गया होता है। इधर अपने डीमन किंग की ऐसी हालत को देख करके तो सभी क्लैन के लोग भी डरते हुए कांप करके वहाँ से भागने लगते हैं और कहते हैं कि भागो यहाँ से जल्दी, वरना हम लोग भी मारे जाएंगे। जुनली सामने की ओर अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहता है कि तुम लोग आज मुझसे बच करके नहीं भाग पाओगे। इसी वक्त एक पोर्टल खुलता है और उस पोर्टल के अंदर से एक बड़ा सा स्पिरिचुअल हैंड निकलता है और वो उन सभी बचे हुए डीमन किंग के क्लैन के लोगों को खत्म कर देता है। और फिर उन सभी को खत्म करने के बाद जुनली एकदम कूल तरीके से सेक्ट लीडर के सामने आते हुए कहता है कि मैंने उस परेशान करने वाले पक्षी को मार दिया है और अब कोई भी वहाँ से हमारे सेक्ट को परेशान करने के लिए नहीं आएगा। सेक्ट लीडर भी खुश होते हुए जुनली से कहते हैं जूनियर ब्रदर, ये आपने तो कमाल कर दिया, आज हमारा सेक्ट सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से ही बच पाया है। आज मैं आपसे माफी मांगता हूँ, प्लीज मुझे मेरी सारी पुरानी गलतियों के लिए माफ कर देना। मुझे तो लगा था कि आपकी सारी की सारी कल्टीवेशन ऑलरेडी क्रिपल हो चुकी है और आप फोर्सफुली अपने इस जीवन को जी रहे हैं, मगर मैंने तो ये कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि आप ऑलरेडी नेशन सोल पर ब्रेक थ्रू कर लेंगे। इसी वक्त फीमेल एल्डर भी अपनी अदाओं को बिखेरते हुए लेके सामने आकर के उससे कहती है कि बकवास करना बंद करो और देखो जरा, क्या सीनियर ब्रदर देखने से आपको ऐसे लग रहे हैं जो कि कभी भी किसी से हार मान ले। इधर इसी के साथ में हमें फीमेल एल्डर का नाम बताया जाता है और उनका नाम सू क्यांगजू होता है, प्रोफाउंड हेवन सेक्ट की हेवनली फ्रेग्रेंस पीक मास्टर होती है। तभी एक और एल्डर को दिखाया जाता है, वो भी जुनली से कहते हैं हाँ बिल्कुल सही जूनियर ब्रदर, ये हमेशा से ही हमारे सेक्ट को शैडो में रह करके प्रोटेक्ट करते आए हैं। इस एल्डर का नाम डाओ डेजू होता है, प्रोफाउंड हेवन सेक्ट के हिडन सॉर्ड पीक मास्टर होते हैं। तभी उन सभी की बातें सुनने के बाद जुनली भी अपने मन में कहता है ये तो काफी ज्यादा अच्छा रहा कि इन लोगों ने पहले से ही कोई गलत स्टोरी बना रखी है, इसलिए ये तो अच्छा है कि अब मुझे इस सब का इनको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना पड़ेगा। उसी वक्त अभी उनके सेक्ट का एक और बंदा आता है कि अपने कंधे पर अपने एक घायल साथी को लाता है और सेक्ट लीडर को रिपोर्ट करते हुए कहता है सेक्ट लीडर, हम लोग एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए हैं। थंडर सेक्ट ने अचानक से हमारे स्पिरिचुअल माइंड और वेन्स को हाईजैक कर लिया है। उस जगह को गार्ड करने वाले हमारे सभी भाइयों को काफी बड़ा लॉस झेलना पड़ा है। सुनकर सेक्ट लीडर भी शॉक होते हुए चिल्ला करके कहते हैं कि क्या कहा, वो कमीने बास्टर्ड कभी भी हमारे सेक्ट के साथ फ्रेंडली नहीं रहे हैं। मुझे नहीं लगा था कि वो
यहाँ पर इस बात का फायदा उठाएंगे। बिना स्पिरिचुअल वेन और कल्टीवेशन रिसोर्स के हम तो बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इन लोगों ने हमारी सारी सप्लाई को कट कर दिया है। जूनियर ब्रदर, ये मैं आपको हमारे डिसाइपल्स का हक दिलाने के लिए अपने साथ ले जाना चाहता हूँ और आपको उन्हें बताना होगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं। सेक्ट लीडर की ये बात सुनने के बाद में लिली भी अपने मन में कहता है, थंडर सेक्ट 6 बड़े प्रोविजंस में से एक है। हमारी क्लास उनके बाद आती है, मगर हम उन जैसे नहीं है। वो लोग अब हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं और ये चीज बिल्कुल स्पष्ट है कि वो लोग डीमन कॉर्टेल्स से मिल करके हमें लात मार करके यहाँ से निकालने की फिराक में है। डिंग करके सिस्टम से फिर से आवाज आती है, आपको न्यू क्वेस्ट अनलॉक हुई है। अब आपको नए रिवॉर्ड्स को पाने के लिए विंड थंडर सेक्ट में जाना होगा। ये देख करके जुनली भी खुश होते हुए कहता है, क्या एक और क्वेस्ट? फाइन, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। हर लड़ाई के साथ में मैं और ज्यादा मजबूत होता जा रहा हूँ और अब टाइम आ गया है कि मैं उनके घर जा करके उनसे मिलूं। तो फिर जुनली उन लोगों से कहता है कि आप सभी यहाँ रुक करके यहाँ की सिचुएशन को संभालें, जबकि मैं अकेला वहाँ जा करके उस विंड थंडर सेक्ट को कम्प्लीटली जड़ से ही खत्म करके आता हूँ। तो जुनली की ये बात सुनने के बाद में लीडर भी काफी ज्यादा खुश होते हुए उसे थम्स अप करते हुए कहते हैं, ओके जूनियर ब्रदर, ये आप तो सच में एकदम स्ट्रेट सीवेज है। और तभी अगले ही पल जुनली वहाँ से बड़ी तेजी से जाते हुए कहता है, ठीक है फिर आप लोग मेरा यहाँ पर बस कुछ देर के लिए इंतजार कीजिए, मैं अभी उन सभी लोगों को खत्म करके वापस आता हूँ। जुनली को वहाँ से जाता हुआ देख सेक्ट लीडर भी कहते हैं, पता नहीं आखिर कब लास्ट टाइम हमारे ये सेक्ट इतना ज्यादा बैडएस हुआ था। एल्डर जाओ कहते हैं कि सेक्ट लीडर ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था, अगर अब लगता है कि पीक मास्टर ये होते हुए लोग जल्द ही बिग 6 सेक्ट के टॉप पर आ जाएंगे। तो इसके बाद में अगला सीन हमें विंड थंडर सेक्ट का दिखाया जाता है। पे वहाँ के कुछ डिसाइपल्स एक दूसरे से बात करते हुए कहते हैं कि किसने सोचा था कि ये सब इतना ज्यादा आसान हो जाएगा, उस डीमन किंग को प्रोफाउंड हेवन सेक्ट के ऊपर हमला करने के लिए ले जाना और फिर उनकी सभी स्पिरिचुअल वेन्स को छीन लेना इतना ज्यादा आसान होगा। तो दूसरा वाला कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम जल्द ही टॉप सेक्ट बन जाएंगे। मगर आपको क्या लगता है कि वो डीमन किंग क्या हमारे ऊपर भी हमला करेगा? तो तीसरा वाला कहता है कि आखिर डरने की क्या बात है, तुमने ये नहीं सुना कि फेदर इमोर्टल सेक्ट से एक प्रोमिनेंट फिगर आज यहाँ पर हमारे सेक्ट में आया हुआ है और उसके यहाँ पर होते हुए हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो हमें थंडर सेक्ट के सेक्ट हॉल का सीन दिखाया जाता है और उनके सेक्ट लीडर चैन यूनहाई वहाँ पे आए उस एल्डर मू से कहते हैं, एल्डर मू, मैंने सुना है कि मेरा बेटा जियाओ आपके फेदर इमोर्टल सेक्ट में काफी ज्यादा अच्छा कर रहा है। सुना है कि आपके कई सारे एल्डर्स के नीचे वो अप्रेंटिस बना हुआ है। तो वो फेदर इमोर्टल सेक्ट के एल्डर मू भी कहते हैं कि सेक्ट लीडर चैन, मैं यहाँ पर किंग प्रोविजंस में सिर्फ और सिर्फ इतनी दूर से आपको यही न्यूज देने के लिए आया हूँ। कसन हमारे सेक्ट में सच में काफी ज्यादा अच्छा कर रहा है और हमारे वेनेवर्स उसे टॉप टायर की टेक्निक्स भी सिखा रहे हैं। जल्दी वो बच्चा यहाँ का एक लेजेंड बन जाएगा। ये सुनकर तो सेक्ट लीडर चैन भी खुशी के मारे खड़े होते हुए कहते हैं कि बहुत अच्छे, इसका मतलब तो यह है कि मेरे बेटे के अंदर एक इमोर्टल बनने की पोटेंशियल है। एल्डर मू अपने पास से एक बॉक्स को निकालते हैं और उस बॉक्स को सेक्ट लीडर को देते हुए कहते हैं कि ये एक अपर ग्रेड की नेसेंट सोल पिल है, आपके सन ने आपको गिफ्ट के तौर पर भेजी है। सेक्ट लीडर भी उस पिल के बॉक्स को लेते हुए कहते हैं कि क्या एक नेसेंट सोल पिल? तो ये देखकर उनके साथी भी खुश होते हुए कहते हैं कि क्या हमारे सेक्ट लीडर भी अब नेसेंट सोल में ब्रेक थ्रू कर लेंगे। तो उस पिल के बॉक्स को लेने के बाद तो सेक्ट लीडर भी जोर जोर से हंसते हुए कहते हैं, सचमुच मेरा बेटा मेरे बारे में काफी ज्यादा सोचता है, तो इसके साथ में मुझे डबल ब्लेसिंग्स मिल गई। मगर लेकिन एल्डर मू, आखिर उस डीमन किंग के बारे में क्या? तो एल्डर मू कहते हैं कि उसे मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं उससे आसानी से डील कर लूंगा। तो ये सुनकर तो सेक्ट लीडर भी खुश होते हुए कहते हैं कि एल्डर मू, आपका बेहद बेहद शुक्रिया हमारे लिए ये सब करने के लिए। अगर आपने उस डीमन किंग के लेवल का पता नहीं लगाया होता तो हमारे हाथ से उनसे उनके रिसोर्सेज का छीनने का मौका निकल ही जाता। इधर सेक्ट लीडर उस एल्डर मू से ये सब कह रहा होता है कि तभी अचानक से उनके सेक्ट के दरवाजे को तोड़ते हुए कोई अंदर आता है। इसे देख बाकी के लोग कहते हैं कि कोई हमारी अरे को तोड़ करके अंदर आ चुका है। हमें उन लोगों के सामने दिखाया जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि जुनली होता है। वो अंदर आते ही कहता है तो ये है विंड थंडर सेक्ट। हाँ, इधर जुनली को वहाँ पे इस तरीके से आता हुआ देख करके तो उनका सेक्ट लीडर गुस्से में भड़कते हुए कहता है, फिर किसके अंदर हमारे सेक्ट हॉल में इस तरीके से आतंक मचा करके अंदर आने की हिम्मत हुई? जुनलियान उस सेक्ट लीडर से कहता है कि मेरा नाम है ये जुनलियान और हाँ, मैं यहाँ पर तुम्हारी इस जगह को नष्ट करने के लिए आया हूँ। अब इधर जुनली के उस ऑरे को सेंस करने के बाद तो सेक्ट लीडर भी घबराते हुए कहता है कि ये ऑरा, ये तो एक नेसेंट सोल कल्टीवेटेड का ऑरा है। उन लोगों के इस तरीके से शॉक होते हैं उनको सिस्टम से एक नोटिफिकेशन मिलता है जिसमें कि सिस्टम उससे कहता है कि कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपको ह्यूमन किंग सील और ग्रेट वॉइड आर्ट दी जाती है। तो उन स्किल्स को देखने के बाद तो जुनली भी थम्स अप करते हुए कहता है कि बहुत अच्छे, अब मेरे पास खेलने के लिए और भी टॉय आ गए। जुनलियान को देख तो वो सेक्ट लीडर अपने मन में कहता है कि एक नेसेंट सोल स्टेज का कल्टीवेटर आखिर
ये हमारे साथ मैच खड़ी करने के लिए यहाँ पर क्यों आया है? एक मिनट रुको, ये जुलियन, ये नाम मुझे थोड़ा फेमिलियर सा लग रहा है। तो ये सोचने के बाद फिर सेक्ट लीडर जुलियन से कहते हैं, दोस्त मुझे नहीं पता कि आखिर तुम्हारे हमारे सेक्ट के साथ किस तरीके के ग्रजेस हैं। ये सुन जुलियन कहता है कि बेवकूफी की तरह खेलना बंद करो, तुमने मेरे नाम के बारे में सुना ही होगा, प्रोफाउंड हेवन सेक्ट का पीक मास्टर ये जुलियन हूँ। हमने डीमन किंग के साथ टीम अप करके हमारे सेक्ट के ऊपर हमला किया, तो आज तुम्हारे इस विंड थंडर सेक्ट की बारी है। आज के बाद मैं तुम्हारे सेक्ट को मैप से ही गायब कर दूंगा। तो जुलियन की ये बात सुनने के बाद में तो सेक्ट लीडर भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये जुलियन, क्या तुम्हारी कल्टीवेशन तो पहले ही डिस्ट्रॉय नहीं हो चुकी थी? फिर आखिर अब तुम नेशन सोल स्टेज पर कैसे पहुंच गए? इसी के साथ सेक्ट लीडर अपने मन में कहता है कि अगर ये यहाँ पर आया है तो इसका मतलब ये है कि डीमन किंग अब तक ऑलरेडी मारा जा चुका है। इस प्रोफाउंड हेवन स्टेज ने तो एक बहुत अच्छा खेल खेला। इसके साथ फिर वो सेक्ट लीडर एल्डर मू की ओर देखते हुए कहता है, एल्डर मू आखिर अब हम लोग क्या करें? तो एल्डर मू से कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक इस तरीके का बच्चा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। के बाद फिर एल्डर मू भी अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करते हुए कहते हैं कि बच्चे अभी कभी मेरे सामने अपने घुटनों के बल बैठ जाओ, खुद ही अपने हाथों को तोड़ डालो और फिर उसके बाद में शायद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। हमारे जुलियन को एल्डर मू की बातों का घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। एल्डर मू को चढ़ाते हुए अपनी कान में उंगली डालते हुए कहता है कि ओल्ड मैन, लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही बूढ़े हो चुके हो, जो कि इतना ज्यादा अपने बुढ़ापे में सटिया रहे हो। जुलियन की ये बात सुनकर के तो एल्डर मू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में खड़े होते हुए अपनी पावर्स को अनलेस करते हुए कहते हैं कि एरोगेंट बच्चे। एल्डर मू की पावर्स अनलेस करने की वजह से एनर्जी का प्रेशर भी काफी ज्यादा भयानक होता है। जुलियन भी इनके सामने डट करके खड़ा होता है। बाकी के सभी विंड थंडर सेक्ट के एल्डर्स तो हैरान होते हुए कहते हैं, डैम, ये प्रेशर तो एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन मास्टर का है। एल्डर मू की इतनी खतरनाक पावर्स को देख करके उनका सेक्ट लीडर भी खुश होते हुए कहता है, इतनी खतरनाक पावर्स के साथ में तो एल्डर मू इस ये जुलियन को एक ही मूव में हरा देंगे। साथ ही फिर वो सेक्ट लीडर जुलियन की ओर उंगली करते हुए हंस करके कहता है, ये जुलियन, लास्ट टाइम तो मैंने तुम्हें पूरी तरीके से खत्म नहीं किया था, आज तुम जरूर पूरी तरीके से मरने वाले हो, और जैसे ही तुम यहाँ से खत्म होगे वैसे ही प्रोफाउंड हेवन सेक्ट भी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अगर तुम बचना चाहते हो तो अभी कभी एल्डर मू के सामने अपनी जान की भीख मांगो, तो फिर शायद वो तुम्हें वन पीस में वापस भेज दे। तो अब इसी के साथ में हमें जुलियन की ओर भी दिखाया जाता है। इधर जुलियन तो एल्डर मू की इन पावर्स को देख करके एकदम डेविलिश सी स्माइल हंसते हुए कहता है, ओ डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज, हाँ फिर तो अब इस खेल में और भी ज्यादा मजा आने वाला है। तो गाइस, प्रोफाउंड हेवन सेक्ट के स्पिरिचुअल वेन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे कि डीमन किंग के मर जाने के बाद में सेक्ट लीडर और उनके साथ के बाकी के सभी एल्डर्स अपने सेक्ट की स्पिरिचुअल वेन्स में जाते हैं और विंड थंडर सेक्ट के जिन लोगों ने उनकी वेन के ऊपर कब्जा किया होता है उन सभी लोगों को वो वहां जाकर के हरा देते हैं। और फिर सेक्ट लीडर उन लोगों के लीडर से कहता है कि मुझे बताओ कि आखिर फेदर इमोर्टल सेक्ट का कौन सा एल्डर तुम्हारे सेक्ट में आया है। विंड थंडर सेक्ट का वो बंदा एक इवल सी स्माइल हंसते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगा था कि हम उस डीमन किंग को ना फेदर इमोर्टल सेक्ट की बैक सपोर्ट के हमारे प्रोफाउंड हेवन सेक्ट के ऊपर हमला करने के लिए ऐसे ही भेज देते हैं, बल्कि फेदर इमोर्टल सेक्ट के जो एल्डर हमारे सेक्ट में आए हैं वो हमारे यंग मास्टर के ही एल्डर हैं। हमारे यंग मास्टर ने कई साल पहले ही फेदर इमोर्टल सेक्ट को ज्वाइन कर लिया था और उनके बढ़ते हुए ग्रेट टैलेंट की वजह से अब फेदर इमोर्टल सेक्ट का फेवर मिला हुआ है। मुझे नहीं पता कि आखिर तुम उस बीस्ट के साथ में डील करना कैसे मैनेज कर पाए, मगर अब मैं तुम्हें ये एडवाइस करता हूँ कि तुम लोग अगर बची गई हो तो अब अपनी जान बचा करके यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि अगर तुम कुछ भी चालाकी करने की कोशिश करोगे भी तो एंड पे जाकर के तुम सिर्फ और सिर्फ हमारे विंड थंडर सेक्ट के स्लेव बनकर रह जाओगे। तो उस बंदे की ये बात सुनकर तो सेक्ट लीडर बेहद ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से हमला करके उसे खत्म कर देते हैं और कहते हैं कि अब हमारे पास वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है, जल्दी से जल्दी विंड थंडर सेक्ट पे जाकर के पीक मास्टर ये को बचा करके लाना होगा। मेरे ख्याल से तो पीक मास्टर ये इस समय फेदर इमोर्टल सेक्ट के सामने खड़े होंगे। एल्डर जाओ भी उनके पीछे पीछे जाते हुए कहते हैं तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, फेदर इमोर्टल सेक्ट के हर एक एल्डर कम से कम डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर होता है और एक नेशन सोल कल्टीवेटर का उसका सामना करने का मतलब ऐसा है जैसे कि एक चींटी एक हाथी का सामना कर रही हो। तो सेक्ट लीडर भी कहते हैं कि अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़े फिर भी मैं उसके बदले में फेदर इमोर्टल सेक्ट से भीख मांगूंगा कि वो हमारे पीक मास्टर ये की जान बख्श दे, क्योंकि अब से वही हमारे प्रोफाउंड हेवन सेक्ट की आखिरी होप है। जूनियर ब्रदर, ये जल्दबाजी में ऐसा कुछ मत करना कि हम आपको खो दे। अब इसी के साथ में हमें वापस से विंड थंडर सेक्ट का सीन दिखाया जाता है कि हमारा जुलियन एकदम बैडस तरीके से एल्डर मू की ओर घूर रहा होता है। उसे उस तरीके से हंसता हुआ देख करके विंड थंडर सेक्ट के सेक्ट लीडर भी उसके ऊपर हंसते हुए कहते हैं, जरा देखो तो सही अपनी मौत की कगार पे भी ये किस तरीके से हंस रहा है। लगता है कि ये बच्चा अपना दिमाग अब पूरी तरीके से खो चुका है। एल्डर मू के इस तरीके के डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑरा को सेंस करने के बाद अब इसकी ये थोड़ी सी पावर के साथ में तो ये एल्डर मू का जूता भी नहीं उठा सकता।
सकता। एल्डर मूवी जुलियन से कहते हैं कि तुम वेस्टर्नलैंड के एक छोटे से कल्टीवेटर हो और मेरे आने से पहले तुम खुद को कुछ ज्यादा ही बड़ा समझ रहे थे। तुम्हारा प्रोफाउंड हेवन सेक्ट तो हमारे आगे एक चींटी के घोंसले जितना है। तुम्हारा फेदर इमोर्टल सेक्ट तो फूंक मार करके तुम्हारे सेक्ट को धूल की तरह उड़ा देगा। अगर तुम मेरे सामने अपने घुटनों पर बैठ करके कुत्ते की तरह अपनी जान की भीख मांगोगे तो तब जाकर के मैं सोचूंगा कि तुम्हारे प्रोफाउंड हेवन सेक्ट को छोड़ा जाए या नहीं। जुलियन को तो अभी भी एल्डर मू की बात का घंटा फर्क नहीं पड़ता। एल्डर मू की और उंगली से इशारा करते हुए कहता है, ठीक है, तुमसे जो हो सकता है तुम वो करो। आओ मेरे ऊपर हमला करो और मुझे क्रश करके दिखाओ। इस तरीके से बात करके टाइम वेस्ट क्या कर रहे हो? और तुम्हारी ये डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ तुम्हारी ये डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे ग्रैंडसन मेरे साथ 1-on-1 फाइट करके तुम्हें पता चलेगा कि आखिर तुम्हारा ग्रैंडफादर कौन है। जुलियन की ये बात सुनकर के तो एल्डर मू बुरी तरीके से भड़क जाते हैं और जुलियन के ऊपर हमला करने के लिए अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए बड़े से डेविल स्पिरिचुअल हैंड को निकालते हैं। सीधा जुलियन के ऊपर अटैक करते हुए कहते हैं कि बच्चे अब तू मरेगा। एल्डर मू की इतनी खतरनाक पावर के प्रेशर को देख करके सेक्ट लीडर अपने मन में कहता है कि जैसे ये जुलियन हार जाएगा वैसे ही सारा का सारा प्रोफाउंड हेवन सेक्ट हमारा हो जाएगा। जबकि इधर जैसे ही जुलियन के ऊपर एल्डर मू का हमला होता है, जुलियन का सिस्टम एक्टिवेट होता है और उसे बताता है होस्ट के ऊपर एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के दुश्मन ने हमला किया है, इसलिए उसका सामना करने के लिए होस्ट की पैसिव एबिलिटीज को बढ़ाया जा रहा है। और अब होस्ट ने पीक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेशन को ट्रिगर कर दिया है। अब जैसे सिस्टम से ये नोटिफिकेशन आता है वैसे ही जुलियन की पावर्स बढ़ने लगती है और जुलियन सीधा डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज की पीक पर पहुंच जाता है। सीधा एल्डर मू की गोस्ट पाम को डिफेंड करने के लिए बदले में उसके ऊपर भी अपना एक अटैक चलता है और कहता है एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन क्या बस इतना ही है तुम्हारे पास में? इधर एल्डर मू तो इस तरीके से अपने अटैक को रुकता हुआ देख करके वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम भी एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के कल्टीवेटर हो? मगर आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तुम्हारे जैसे एक पिछड़े परफॉर्म्ड हेवन सेक्ट के पास में आखिर एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज का कल्टीवेटर कैसे हो सकता है? सेक्ट लीडर भी काफी हैरान होते हुए कहता है क्या वो कमीने परफॉर्म्ड हेवन स्टेज के लोग तो सचमुच में एक डेविल निकले? आखिर उन लोगों ने इस तरीके की पावर को कैसे छुपाए रखा? जबकि जुलियन की इन पावर्स को देख करके बाकी के सभी एल्डर्स भी घबराते हुए कहते हैं कि हमारे इन वेस्टरलैंड के सेक्टों में एक नेशन सोल्ड के कल्टीवेटर का पाना ही काफी ज्यादा मुश्किल है। मगर ये क्या, इन लोगों के पास तो एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज का कल्टीवेटर है और ये लड़का अभी भी कितना ज्यादा यंग है, लेकिन फिर भी ये आखिर कैसे इस स्टेज तक पहुंच गया? ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। सेक्ट लीडर घबराते हुए एल्डर मू से कहते हैं कि एल्डर मू आखिर अब हम लोग क्या करेंगे? अब आपको ही हमारे विंड थंडर सेक्ट को बचाना होगा। एल्डर मू से कहते हैं कि पहले तो शांत हो जाओ और ये याद रखो कि मैं फेदर इमोर्टल सेक्ट से आता हूँ और मेरे सेक्ट की टेक्निक्स इसकी इमेजिनेशन से भी काफी ज्यादा बियॉन्ड है। इधर जुलियन तो एल्डर मू की बातें सुनो से मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहता है बुढ़ाऊ तुझे क्या लगता है कि तेरी टेक्निक मुझसे ज्यादा बेटर है? ठीक है फिर दिखा आखिर क्या टेक्निक्स हैं तेरे पास में। अभी जुलियन की बात सुनकर एल्डर मू तो गुस्से में उसके ऊपर जल्दी से अटैक करते हुए कहते हैं रिडिकुलस बच्चे, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी उन बेकार सी टेक्निक्स को मेरे फेदर इमोर्टल सेक्ट की टेक्निक से कंपेयर करने की? तो कहते हैं एल्डर मू अपने पास से एक एनर्जी की सुनामी बाहर निकालते हैं और जुलियन से कहते हैं कि ले अब तू चख मेरी टॉप टायर अर्थ ग्रेड टेक्निक का मजा। इतना कहते हैं एल्डर मू जुलियन के ऊपर अपनी टाइया अजूरा वुड पाम के साथ में अटैक कर देते हैं। तभी जुलियन को घेरने के लिए कई सारे बड़े बड़े स्पिरिचुअल हाथ आने लगते हैं। इन्हें देख करके बाकी के सभी एल्डर और वेनेबल तो हैरान होते हुए कहते हैं फेदर इमोर्टल सेक्टर जैसा कि एक्सपेक्ट किया था उनके पास में ये एक अर्थ ग्रेड की टेक्निक है। मोर्टल ग्रेड, स्पिरिचुअल ग्रेड, प्रोफाउंड ग्रेड, अर्थ ग्रेड, हेवन ग्रेड, सोविराइनिंग ग्रेड और भी आगे कई सारी ग्रेड की टेक्निक्स इन स्टेजेस के बीच के गैप को कवर करती हैं। इधर तभी एल्डर मू भी हंसते हुए कहते हैं कि लड़के तुम्हारे जैसे पिछड़े वेस्टर्नलैंड के लिए तो मेरी इस हैंड टेक्निक के हाथों मरना भी काफी ज्यादा ऑनर की बात है। जुलियन भी अपनी पावर को अनलेस कर अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करता है और कहता है कि क्या तुम अपनी इस बचकानी टेक्निक के साथ में मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? इतना कहते ही जुलियन सिस्टम से मिली अपनी ह्यूमन किंग सील को एक्टिवेट करता है और तभी जुलियन के इतना कहते ही उसके पीछे से एक बड़ा सा स्पिरिचुअल हैंड बाहर निकलता है और इतना ही नहीं, उस हाथ के निकलने के बाद में एक हिलफेयर से बनी हुई एक स्पिरिचुअल ह्यूमनाइट फिगर को दिखाया जाता है जो कि भाई क्या ही शानदार दिख रही होती है। और जुलियन के उस टेक्निक में से जो खतरनाक पावर्स अनलेस हो रही होती है देख करके सेक्ट लीडर और बाकी के सभी एल्डर्स के तो मुंह खुले के खुले रह जाते हैं और वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कहते हैं ये क्या, आखिर ये किस ग्रेड की टेक्निक है? क्या ये हेवन ग्रेड की है या फिर सोविनिंग ग्रेड या फिर उससे भी ज्यादा बियॉन्ड की है? तभी हमें जुलियन की ओर दिखाया जाता है वो
तो हल्के से स्माइल करते हुए अपने हाथ से आगे की ओर इशारा करते हुए अपनी उस स्पिरिचुअल बॉडी को हमला करने का ऑर्डर देता है। जूलियन की उस स्पिरिचुअल बॉडी का वो बड़ा सा हाथ आगे बढ़ता है और फिर जूलियन का वो अटैक द ह्यूमन किंग राइजिंग सुप्रीम आगे बढ़ के अपने हाथ से एल्डर मू को दबाने लगता है कि एल्डर मू भी अपनी पूरी जान लगा करके उस हाथ को रोकने की कोशिश करते हैं और अगले ही पल उनकी हालत उस हाथ को रोकने में खराब होने लगती है। फिर भी अपनी पूरी जान लगाने के बावजूद भी वो उस हाथ की पावर को रोक नहीं पाते और पीछे की ओर ढकेले जाते हैं और कहते हैं कि डैम इट, रुको रुको, फेदर इमोर्टल के नाम पर प्लीज इसे रोको और मुझे जाने दो। जूलियन कहता है कि फेदर इमोर्टल सेक्ट, हाँ मैं पहले से किसी को प्रोवोक नहीं करता, मगर अगर कोई मुझे पहले से प्रोवोक करता है तो फिर तो मैं बिना झिझक बाकी सभी को मार डालता हूँ और फिर कुछ भी नहीं बचता, मैं सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। एल्डर मूवी गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं कि अगर मैं यहाँ पर मर जाता हूँ तो इसके बाद में तुम्हारा सेक्ट भी एक बहुत बड़ी मुश्किल को फेस करेगा और एक इंस्ट्रक्टर के तौर पे तुम्हारी फेथ भी बुरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। तो ये सुनकर के तो जूलियन भड़कते हुए अपने प्रेशर को बढ़ाते हुए कहता है कि तुमने ये सब कह करके तो मुझे गुस्सा दिला दिया और अपनी इस मौत को और ज्यादा बेकार बना लिया। तभी जूलियन अपने उस हैंड के प्रेशर को बढ़ा करके एक झटके में एल्डर मू को खत्म कर देता है। करके तो विंड थंडर सेक्ट के सेक्ट लीडर की भी फटके चार हो जाती है और फिर वो जूलियन के सामने नीचे जमीन पर अपना सिर पटक करके माफी मांगते हुए कहता है, डिवाइन लॉर्ड ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। हमारा विंड थंडर सेक्ट अभी के अभी आपके सामने सबमिट करता है और अब से हम सभी लोग आपके अंडर ही काम करेंगे। सेक्ट लीडर के इतना कहते ही बाकी के सभी लोग भी जूलियन के सामने अपना सिर झुका लेते हैं और कहते हैं कि हाँ हम लोग ऑलरेडी एक लॉयल कुत्ते की तरह लॉर्ड को ही फॉलो करेंगे और हमेशा उनके नौकर बन के रहेंगे। तो उन लोगों की ये बात सुन जूलियन कहता है कि हे, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे कुत्ते बनने के भी लायक हो? तो तब सेक्ट लीडर आगे कहता है, सेक्ट लीडर मेरा सन इमोर्टलिटी की राह पर निकल चुका है, अभी फिलहाल वो फेदर इमोर्टल सेक्ट का पर्सनल डिसाइपल है। तो क्या आप पक्का श्योर है कि आप इस तरीके से उसे ऑफेंड करना चाहेंगे? इसलिए कुछ भी गलत करने की कोशिश मत कीजिए, वैसे बाद में आप अपने ऊपर कोई खतरनाक डिजास्टर को ले आओ। ये सुनकर तो जूलियन उसे घूरते हुए कहता है कि ओ, तो तुम्हारा बेटा इमोर्टलिटी की डेस्टिनी पर है, फिर तो ये परफेक्ट टाइमिंग है। चलो ठीक है, फिर मैं तुम्हें ये क्लियर कर देता हूँ कि अगर कोई भी मुझसे पहले से उलझने की कोशिश करेगा तो मैं उसे अपने हाथों से पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर डालूंगा। और तुम्हारे विंड थंडर सेक्ट ने पहले से हमारे प्रोफाउंड हेवन सेक्ट के ऊपर हमला किया, तो इसका सीधा सीधा मतलब तो ये है कि आज के बाद से तुम्हारे सेक्ट का नामो निशान मिट जाएगा। इतना कहते ही जूलियन अपनी उस बड़ी सी स्पिरिचुअल बॉडी के साथ में उन सभी लोगों को बुरी तरीके से ब्रूटली कुचल डालता है और साथ ही एक खतरनाक से अटैक के साथ में उनके पूरे के पूरे सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर डालता है। और फिर तब उनका सेक्ट लीडर भी मरते हुए कहता है कि लालत है, और फिर तभी उनका सेक्ट लीडर भी मरते हुए कहता है कि लालत है, आज के इस खून खराबे का बदला एक दिन मेरा बेटा जरूर लेगा, वो भी तुम्हें इसका 1000 गुना चुकाना पड़ेगा, बस तुम इंतजार करना। इतना कहते उनका सेक्ट लीडर भी मर जाता है और उसके हाथ से उसकी वो नेस एंड सोल पिल का बॉक्स भी गिर जाता है। तो तब जूलियन तो आराम से खड़े खड़े कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे उस सो कॉल्ड इमोर्टल सन का इंतजार करूंगा ताकि वो यहाँ पर मुझसे बदला लेने के लिए आए और मैं उसे अपने एक्सपीरियंस पॉइंट के रूप में यूज कर पाऊं। इधर जूलियन ये सब कह रहा होता है कि तभी सेक्ट लीडर और बाकी के सभी लोग आ रहे होते हैं, जिन्हें देख जूलियन कहता है कि लगता है कि ये जियो युआनटियान है। तो वहाँ पे जूलियन को देखने के बाद में सेक्ट लीडर भी जल्दी से उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं कि बहुत अच्छे जूलियन, तुम अभी भी यहीं पर हो। तो जूलियन कहता है कि हाँ तो क्या हुआ, और क्या मैंने तुमसे पहले ही नहीं कहा था कि इस विंड थंडर सेक्ट को मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इसे संभाल लूंगा। अभी तो जूलियन इतना कही पता है कि तभी सेक्ट लीडर जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हुए कहते हैं कि तुम्हारा नसीब आज सचमुच में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। फेदर इमोर्टल सेक्ट का एल्डर ऑलरेडी उनके सेक्ट में आया हुआ है, तुम उसका सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकते, इसलिए जल्दी करो, हमें यहाँ से जल्दी से भागना होगा। तो इधर जूलियन उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है कि ओ, तो तुम उस एल्डर की बात कर रही हो? हाँ, वो मुझसे मिला था और मैंने उसे खत्म कर दिया। जूलियन की ये बात सुनने के बाद तो सेक्ट लीडर का मुंह खुला का खुला रह जाता है। काफी ज्यादा हैरान होते हुए जूलियन से कहते हैं कि क्या कहा तुमने फेदर इमोर्टल सेक्ट के एल्डर को ऑलरेडी मार डाला, मगर वो तो एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज का कल्टिवेटर था। जबकि एल्डर से तो ये सुन खुश होते हुए कहती हैं कि देखा, मैंने कहा था ना कि पीक मास्टर ये की स्ट्रेंथ बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है और वो कुछ भी बड़ी आसानी से हैंडल कर सकते हैं। तो सेक्ट लीडर जूलियन से कहते हैं कि ये बिल्कुल भी सच नहीं हो सकता, आखिर जूनियर ब्रदर ये एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन
स्टेज के कल्टीवेटर को कैसे हरा सकते हैं। जूलियन सेक्ट लीडर के कंधे पर हाथ रख करके उन्हें शांत कराते हुए कहता है कि वेल ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि मैं भी एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज का कल्टीवेटर हूँ। मगर फिलहाल तुम छोड़ो इस सब बात को, इसे अपने रिसोर्सेज के लिए विंड थंडर सेक्ट को लूट लो। तो जूलियन की ये बात सुनने के बाद में सेक्ट लीडर भी कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। इसी के साथ फिर वो जाते हुए अपने मन में सोचते हैं कि जूनियर ब्रदर ये एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज की कल्टीवेटर है, ये तो सच में बिल्कुल ही अनबिलीवेबल है। अब इधर तभी हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है कि एल्डर ज़ाओ उन दोनों के पास में आते हैं और कहते हैं कि जरा देखो पीक मास्टर, ये मुझे एक नेशन सोल स्टेज की पिल मिली है, मेरे ख्याल से ये शायद से फेदर इमोर्टल सेक्ट से ही आई होगी। जूलियन कहता है कि ये नेशन सोल पिल सेक्ट मास्टर के काम आएगी। तो जितनी जल्दी हमारे सेक्ट लीडर नेशन सोल पर ब्रेक थ्रू कर लेंगे उतनी ही जल्दी हमारे सेक्ट की फाउंडेशन भी और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। तो ये सुन सेक्ट लीडर भी जूलियन से कहते हैं कि जूनियर ब्रदर ये तुम्हारी इस जनरसिटी के लिए शुक्रिया। इसी के साथ में जूलियन को सिस्टम का एक नोटिफिकेशन आता है और उसे बताता है कि डिटेक्ट किया जाता है कि 100 मील रेडियस के अंदर एक डीमन सेक्ट का ट्रू इमोर्टल मास्टर है। तो होस्ट, क्या आप उसे अपना डिसाइपल बनाना चाहेंगे? और अगर आप इस चीज में सक्सेस होते हैं तो आपको काफी ज्यादा अनइमेजिनेबल रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे। तो सिस्टम से ये नोटिफिकेशन मिलने के बाद में तो जूलियन भी काफी ज्यादा खुश होते हुए अपने मन में कहता है बहुत अच्छे, मुझे एक और नया मिशन मिल गया। इस बार मुझे सिर्फ एक डिसाइपल को रिक्रूट करना है और वो भी एक ट्रू इमोर्टल रैंक के डीमन सेक्ट मास्टर को। ये तो सचमुच में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अगर मैं ये कर पाया और फिर अपनी गोल्डन फिंगर का यूज करता हूँ तो फिर तो मेरी स्ट्रेंथ बिल्कुल इमोर्टलिटी के बराबर हो जाएगी। फिर मेरा डोमिनेशन ना सिर्फ इस वेस्टर्न लैंड में होगा बल्कि पूरे को पूरे किंगलियन प्रोविनेंस में भी। तो गाइस इसी के साथ में हमें अगले चैप्टर का थोड़ा सा प्रीव्यू और दिया जाता है कि हमें पर्पल वॉइड बैम्बू फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है और उस फॉरेस्ट में कोई बड़ी तेजी से अपनी जान बचा करके भाग रहा होता है और तभी हमें एक ठड़की बुड्ढे को दिखाया जाता है जो कि अपने ठड़की से अंदाज में मुंह से लाड टपकाते हुए उसका पीछा करते हुए कहता है कि ब्यूटी कहाँ जा रही हो? ब्यूटी इस तरीके से मुझे अपना पीछे मत भगाओ ना, और चलो क्यों ना हम दोनों डाओइस्ट एक साथ मिलकर के थोड़ा मजा करते हैं।